जय हिंद दोस्तों। आप लोग का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल लक्ष्य सिविल सेवा संस्थान दिल्ली में। देखिए दोस्तों, अभी जो हम लोग एसपीडी करेंट अफेयर्स देख रहे हैं, इस क्रम में जो है ये एसपीडी करेंट अफेयर्स का ये आपका 9वां पार्ट होगा। इससे पहले हम लोगों ने 8 पार्ट देख लिया है। उसमें जो है 8 पार्ट में हम लोगों ने 25 पेज तक, जो एसपीडी का शुरू से 25 पेज तक है, कोविड-19 महत्वपूर्ण तथ्य जो दिया हुआ है वहाँ तक हम लोगों ने देख लिया। ये आपका 9वां पार्ट होगा। अगर आप लोगों ने 8 पार्ट नहीं देखा है तो पहले जाइए, ये 8 पार्ट देखिए और फिर इसके बाद ये 9वां पार्ट देखिए। ये जो है आपके किसी भी मतलब जो भी वनडे एग्ज़ाम होता है, बीपीएससी का पीटी ले लीजिए आप, ग्रुप डी एनटीपीसी, मतलब हर एग्ज़ाम में यह जो बुक है ये सफिशियंट है आप लोगों के लिए। अगर आप लोगों को अगर इस तरह का वीडियो जब आप इसमें आगे बढ़ेंगे, देखिए और एक चीज़ जो है, ये जो है एसपीडी का सबसे लेटेस्ट बुक है इस मंथ का। जब आप इसमें आगे बढ़ेंगे देखेंगे इसको बड़ी अच्छी तरीके से, बारीकी तरीके से जो है इसमें ध्यान दे करके जो है पढ़ा गया है इसको आपकी परीक्षा की दृष्टि से। बुक में जो है बहुत सारे बातें दी हुई होती है, लेकिन आपको सारा कुछ नहीं पढ़ना होता है। सबसे बड़ी बात होती है कि आपको पढ़ना क्या है और आपको छोड़ना क्या है। वो इस बुक को जब आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा क्या छोड़ना है और क्या पढ़ना है। तो इसी बात को ध्यान में रख करके आप लोगों के लिए ये बनाया गया है। अगर आप लोगों को कई लोग जो हैं, आप लोग बोलते हैं कि जो घटना चक्र है उसका जो है करेंट अफेयर्स प्रोवाइड करवाइए, तो अगर आप लोग का कमेंट अगर अधिक संख्या में आई तो ये एसपीडी जो पढ़ते हैं मतलब उनके लिए तो बहुत अच्छा ही है, लेकिन मैं घटना चक्र भी आप लोगों के लिए ले करके आऊँगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोग चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में निश्चित रूप से शेयर करें। चलिए आज का वीडियो हम लोग जो स्टार्ट करेंगे वो पेज नंबर 26 से करेंगे। पेज नंबर 26 में हम लोग देखेंगे नई शिक्षा नीति 2020 को। इससे पहले जो है हम लोग जो भी चीज़ें हैं नई शिक्षा नीति से पेज नंबर 25 तक हम लोगों ने देख लिया है। तो आज हम लोग देखेंगे नई शिक्षा नीति को। चलिए देखिए यहाँ से नई शिक्षा नीति, ये जो है नई शिक्षा नीति यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ये जो है नई शिक्षा नीति यहाँ से स्टार्ट करेंगे। इससे पहले 25 पेज तक कंप्लीट हो चुका है। नई शिक्षा नीति के क्रम में स्टार्ट करेंगे हम लोग। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। इससे आपको प्रश्न निश्चित रूप से देखने को मिलेगा आपके एग्जाम में। यह देखिए यहाँ 29 जुलाई 2020 को मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा नई शिक्षा नीति की घोषणा की गई, जो 34 साल पुरानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 1986 में लाई गई थी को स्थगित करके नई शिक्षा नीति के निर्माण के लिए इसरो के प्रमुख के कस्तूरी रंजन की अध्यक्षता में विशेषज्ञों की एक समिति ने मई 2019 को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का मसौदा तैयार किया था। देखिए इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें आपको क्या क्या पूछा जा सकता है। मानव संसाधन विकास मंत्री जो है रमेश पोखरियाल जी, इनके द्वारा नई शिक्षा नीति की घोषणा की गई। ये चीज़ें कितने साल पुरानी, तो 34 साल पुरानी। से पहले जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी 1986 में आई थी, उसके बाद जो है ये नई शिक्षा नीति 2020 आई है। इसके निर्माण के लिए जो है प्रमुख, जो इसके निर्माण के लिए जो कमेटी बनाई गई थी उसके प्रमुख थे के कस्तूरी रंगन जी। इस चीज़ को याद रखेंगे। अध्यक्षता में विशेषज्ञों की एक समिति ने मई 2019 को ये नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का मसौदा तैयार किया था। तो ये इतनी बातें आपको इसमें महत्वपूर्ण थी। चलिए नेक्स्ट देख लेंगे अब हम लोग। कह रहा है कि भारत की पहली शिक्षा नीति 1968 ईस्वी में इंदिरा गांधी की सरकार में आई थी। उसके लिए जो सुझाव दिया था वो कोठारी आयोग ने दिया था। देखिए इसमें एक चीज़ें और है, आपसे ये चीज़ें भी पूछी जा सकती है कि कोठारी आयोग कब आया था, तो 1968 ईस्वी में। और कोठारी आयोग का संबंध किस चीज़ों से है, आपको 4 ऑप्शन दे देंगे। तो उसमें एक ऐसा भी ऑप्शन रहेगा कि शिक्षा नीति से। तो आप ये भी याद रखेंगे कोठारी आयोग, ये पूछा जाता है बहुत बार बार देखा गया। जब आगे एक चीज़ देखेंगे एक जगह जहाँ 10, 20, 50 आयोग के बारे में ही दिया हुआ है और वो किससे संबंधित है वो चीज़, वहाँ भी आपको ये चीज़ें रिपीट मिलेगी। नेक्स्ट देखेंगे दूरस्थ शिक्षा नीति 1986 में राजीव गांधी के
प्रधानमंत्री काल में आई थी, जिसके तहत शिक्षा के 10+2+3 मॉडल को अपनाया गया था। देखिए अभी तक जो है 10+2+3 मॉडल था, लेकिन अब जो है नई शिक्षा नीति आई है, तो उसमें जो है क्या है 5+3+3+4। जो नई शिक्षा नीति है उसमें है 5+3+3+4 है कि नहीं। तो ये जो थी ये 1986 में लाई गई थी। नेक्स्ट देख लेंगे, कह रहा है कि 1992 में पीवी नरसिम्हा राव ने दूसरी शिक्षा नीति में संशोधन किया था। नेक्स्ट देख लेंगे, जो नेक्स्ट महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए वही टिक किया गया है उसी में जो जिसमें स्टार लगा है उसको आप मतलब गेस क्वेश्चन मान लीजिए कि निश्चित रूप से ये आपके परीक्षा में आएगा। जिसमें टिक किया हुआ है वो अति महत्वपूर्ण है आपके परीक्षा की दृष्टि से, और जिसमें डबल स्टार है वो समझिए कि परीक्षा में जब आप जाएंगे तो आपको परीक्षा में निश्चित रूप से मिलेगा ही मिलेगा ये क्वेश्चन। कह रहा है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। रमेश पोखरियाल निशंक प्रथम शिक्षा मंत्री कहलाएंगे। पहले जो क्या था मानव संसाधन विकास मंत्रालय नाम था, उसका नाम बदल करके अब जो है शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है, और रमेश पोखरियाल निशंक जो है वो प्रथम शिक्षा मंत्री कहलाएंगे। नई शिक्षा नीति के तहत वर्तमान में सक्रिय 10+2 के शैक्षिक मॉडल के स्थान पर 5+3+3+4 मॉडल लागू किया गया है। देखिए जो इसमें 10+2 है वही चीज़ें इसमें भी होगी। देखिए जब जो 5+3+3 है, इस 5 में क्या होगा 5 में 2 साल जो है पहला से पहले जैसे नर्सरी LKG UKG आप लोग समझते हैं तो ये समझ लीजिए, और फिर इस 5 में जो 3 साल होगा 1 2 3 क्लास हो जाएगा, तो माने बच्चा जो 3rd क्लास में आ गया। फिर जो नेक्स्ट 3 है उसमें क्या हो जाएगा 3+3 मतलब 6 क्लास में आ जाएगा, और फिर 5+3+3। हाँ इसमें थोड़ा सा गड़बड़ा गया है। जो ये 5 जो शुरू में दिया हुआ है 5 उसमें जो है नर्सरी LKG UKG 3 साल हो जाता है, उसके बाद जो बचता है 3 साल, इस 5 में 3 साल चला जाएगा नर्सरी LKG UKG में, उसके बाद जो है 2 साल जाएगा पहला दूसरा में। तो बच्चा इस 5 में कहाँ तक पहुँच रहा है दूसरा 2nd क्लास में पहुँच रहा है। फिर +3 है तो +3 इसमें करेंगे तो कहाँ पहुँच गया 5th क्लास में पहुँच गया। फिर +3 है तो फिर +3 में कितना हो जाएगा +3 करेंगे तो 8 क्लास में पहुंच जाएगा, और फिर है 4 तो 8 4 12 मतलब 10+2 तक ही हुआ है कि नहीं। इसी को बस अब इस तरह से डिजाइन किया गया है। अब जो नई शिक्षा नीति है उसमें 5+3+3+4 मॉडल लागू किया जाएगा। पहले जो है डायरेक्ट 10+2 था मतलब 1 से लेकर के 10 तक, और फिर इंटर 2 साल का। लेकिन अब जो है नर्सरी LKG UKG जिसको आप लोग समझते हैं उसे भी शामिल किया गया है। तो ये एक नई शिक्षा नीति है और ये बहुत ही संशोधित तरीके से पास किया गया और ये अच्छा भी है। कह रहा है कि शिक्षण के माध्यम में 5वीं कक्षा तक मातृभाषा, स्थानीय या क्षेत्रीय भाषा का इस्तेमाल किया जाएगा। देखिए ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, क्योंकि जो बच्चा होता है वो घर से जो निकलता है तो घर में उसको अपने माता पिता या आस पड़ोस का जो लैंग्वेज होता है वही हमेशा सुनने को मिलता है। तो 5वीं कक्षा तक मातृभाषा और स्थानीय भाषा, क्षेत्रीय भाषा का इस्तेमाल किया जाएगा। ये बहुत ही सुंदर है। नेक्स्ट है 6ठी कक्षा से वोकेशनल कोर्स शुरू किए जाएंगे। 6ठी कक्षा से क्या किया जाएगा वोकेशनल कोर्स शुरू किया जाएगा। नेक्स्ट है नई शिक्षा नीति के अनुसार शोध करने वाले छात्रों के लिए स्नातक डिग्री, जो भी शोध करने वाले छात्र होंगे उनके लिए स्नातक डिग्री की जो अवधि होगी वो 4 वर्षों की होगी। नई शिक्षा नीति में MPhil कोर्स को समाप्त कर दिया गया। इस चीज़ को भी आप लोग क्या करेंगे याद रखेंगे, इसको भूलेंगे नहीं। नेक्स्ट है कह रहा है कि अब 4 साल के स्नातक डिग्री प्रोग्राम के बाद सीधे PhD कर सकेंगे। पहले क्या होता था MPhil करना होता था, लेकिन अब क्या कर सकते हैं जो 4 साल का जो स्नातक डिग्री होगा वो सीधे उसके बाद जो आप PhD कर सकते हैं, MPhil की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि नई शिक्षा नीति में शिक्षा पर GDP का 6% खर्च करने का लक्ष्य रखा गया, जो वर्तमान में 4.43% है। अगर 6% खर्च किया जाएगा तो निश्चित रूप से शिक्षा का जो है स्तर ऊंचा होगा ही। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। इसके आगे दिया हुआ है, कह रहा है यहाँ पर छात्रों के प्रगति के मूल्यांकन के लिए परख, ये जो है परख PARAKH परख नामक एक नई राष्ट्रीय आकलन केंद्र की स्थापना की जाएगी। इस चीज़ को भी याद रखेंगे कि जो छात्रों की प्रगति के मूल्यांकन के लिए परख नामक एक नई राष्ट्रीय आकलन केंद्र की स्थापना
की जाएगी आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इसे याद रखेंगे, अगर याद नहीं रखेंगे तो भूलेंगे, और भूलेंगे तो फिर झूलेंगे। झूलना नहीं है आपको। नई शिक्षा नीति का लक्ष्य 2030 ईस्वी तक जो है 3 से 18 आयु वर्ग के प्रत्येक बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को प्रदान करना है। देखिए ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है याद रखना, आप लोगों को अति महत्वपूर्ण है कि नई शिक्षा नीति का जो लक्ष्य रखा गया है कब तक का, 2030 तक का रखा गया है, 3 से 18 वर्ष के प्रत्येक बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए। तो इस चीज़ को आप भूलेंगे। नेक्स्ट है यूजीसी, एआईसीटीसी, एनसीटीई को हटा करके ये जो चीज़ें थी यूजीसी, ये सभी यूजीसी, एआईसीटीसी, एनसीटीई ये सभी को हटा कर सिर्फ एक हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया का निर्माण किया गया है। पहले मतलब हायर एजुकेशन के लिए इतनी चीज़ें थी, यूजीसी था, एआईसीटीसी था, एनसीटीई था, इस सभी को हटा करके बस हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया का निर्माण किया गया है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू करने वाला प्रथम राज्य हिमाचल प्रदेश है। अगर आपको इस बुक का पीडीएफ चाहिए इस तरह से जैसे टिक किया हुआ है तो आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है उसमें ये बुक आपको शेयर किया गया है, तो वहाँ आपको ये बुक मिल जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू करने वाला जो दूसरा राज्य है वो मध्य प्रदेश है, और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू करने वाला पहला राज्य हिमाचल प्रदेश है। इस दोनों चीज़ों को आप नहीं भूलेंगे। पहला राज्य जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने वाला हिमाचल प्रदेश है, और दूसरा मध्य प्रदेश है। इस चीज़ को आप कभी नहीं भूलेंगे, आपको परीक्षा में निश्चित रूप से देखने को मिलेगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। जो आगे दिया हुआ है नीति आयोग के बारे में दिया हुआ, ये नीति आयोग आपके परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है, इसलिए आप लोग इसको ध्यान से देख लीजिए। यहाँ देखेंगे अब हम लोग नीति आयोग। नीति आयोग जो है भारत सरकार द्वारा 1 जनवरी 2015 को गठित एक नई संस्था है जिसे योजना आयोग के स्थान पर बनाया गया था। देखिए योजना आयोग जब मतलब देश आज़ाद हुआ था उसके बाद जो है धीरे धीरे कुछ वर्षों में योजना आयोग लाया गया था, लेकिन उसको जो है मतलब हटा करके 2015 ईस्वी को 1 जनवरी 2015 ईस्वी को एक नई नीति योजना आयोग के जगह पर नीति आयोग का गठन किया गया। इस चीज़ को भी आप लोग भूलेंगे नहीं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। योजना आयोग का गठन कब हुआ था? 1951 ईस्वी में हुआ था। ये भी पूछा जाता है, याद रखें। कह रहा है कि नीति आयोग एक गैर संवैधानिक निकाय है। जो नीति आयोग है वो क्या है? एक गैर संवैधानिक निकाय है। नेक्स्ट है नीति आयोग का पूर्ण रूप भारतीय राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान है। नीति नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, भारतीय राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। नीति आयोग का जो फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया है, अति महत्वपूर्ण है आपके परीक्षा की दृष्टि से। नेक्स्ट है कह रहा है कि नीति आयोग योजना आयोग की तरह ही कोई वित्तीय आवंटन नहीं करता है। नेक्स्ट है नीति आयोग का अध्यक्ष जो हैं वो जो प्रधानमंत्री होते हैं, प्रधानमंत्री खुद नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। नेक्स्ट है नीति आयोग के अध्यक्ष जो प्रथम थे वो मतलब नरेंद्र मोदी जी हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री ही होते हैं नीति आयोग के अध्यक्ष, और अभी वर्तमान में भी, और जब 2015 में 2014 से ही नरेंद्र मोदी जी हैं, और ये जो है नीति आयोग 1 जनवरी 2015 से लागू किया गया है। तो नीति आयोग के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो नरेंद्र मोदी जी थे। नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति प्रधानमंत्री ही करते हैं। उपाध्यक्ष को कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है। नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष अरविंद पनगरिया जी थे। इस चीज़ को भी याद रखेंगे कि नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष जो हैं वो अरविंद पनगरिया जी थे। नीति आयोग के प्रथम सीईओ जो हैं, प्रथम सीईओ सिंधु श्री खुल्लर थे। इस चीज़ को भी नहीं भूलेंगे। वर्तमान में नीति आयोग में कौन क्या है इस चीज़ को भी देख लेंगे। अभी जो है वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, और उपाध्यक्ष जो हैं डॉक्टर राजीव कुमार जी, अति महत्वपूर्ण है। सीईओ जो है श्री अमिताभ कांत जी हैं, और पूर्णकालिक सदस्य रमेश चंद्र, वीके सारस्वत, डॉक्टर वीके पॉल हैं। याद रखेंगे, इसको भूलेंगे नहीं। नेक्स्ट है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जीएसटी भी आपके परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है, इसे भी हम लोग क्या करेंगे, नहीं भूलेंगे। जीएसटी देखिए यहाँ स्टार लगा हुआ है, इसका मतलब है कि यह आपके परीक्षा में प्रश्न आने ही वाला है निश्चित रूप से।
भारत में जीएसटी जो है 1 जुलाई 2017 ईस्वी को लागू किया गया। जो भारत में जो जीएसटी लागू किया गया वो जो है कनाडा देश के मॉडल पर आधारित है, याद रखेंगे। जीएसटी का जो फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वस्तु एवं सेवा कर होता है, भूलेंगे। नेक्स्ट है जीएसटी के लिए 122वां संविधान संशोधन बिल 2014 में संसद में प्रस्तुत किया गया। देखिए संशोधन के लिए जो बिल प्रस्तुत किया गया था जीएसटी के लिए वो 122वां था, इस चीज को नहीं भूलेंगे। नेक्स्ट है 101वां, नेक्स्ट देखेंगे 101वां संविधान संशोधन के तहत भारत में जीएसटी लागू किया गया। देखिए 122वां आपने क्या पढ़ा, 122वां संविधान संशोधन के लिए जीएसटी जो है 122वां संविधान संशोधन बिल पास किया गया था, लेकिन जो संशोधन होकर के और लागू किया गया वो 101वां था। तो ये 101वां बार बार पूछा गया है और बार बार पूछा जाएगा, तो इस चीज़ को आप भूलेंगे नहीं। कौन सा 101वां संविधान संशोधन के तहत जीएसटी को लागू किया गया। नेक्स्ट देख लेंगे जीएसटी के अंतर्गत 17 प्रकार के अप्रत्यक्ष कर और 23 अधिभार को शामिल किया गया है। जीएसटी पंजीकरण में ये भी पूछा जाता है कुल कितने डिजिट होते हैं, तो 15 डिजिट होते हैं। इस तरह से आप याद रखेंगे। जीएसटी की निर्धारित की गई दरें जो हैं वो इस 4 प्रकार की हैं, 5%, 12%, 18% और 28%। जीएसटी परिषद का जो अध्यक्ष होता है वो वित्त मंत्री होता है, याद रखेंगे। एसजीएसटी का पूर्ण रूप है स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। देखिए इस चीज़ को भी याद रख लेंगे। एसजीएसटी स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, सीजीएसटी सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, आईजीएसटी इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और भारत जीएसटी लागू करने वाला 161वां देश है। मतलब ये समझिए कि जीएसटी बहुत लेट से लागू किया गया। इससे पहले भारत से पहले 160 देशों ने जीएसटी लागू कर चुका था और भारत जो है 161वां देश जीएसटी लागू करने वाला है। देखिए जीएसटी का फुल फॉर्म तो आप लोग जानते ही हैं, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और जब एस रहेगा एसजीएसटी तो स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, सीजीएसटी रहेगा तो सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, आईजीएसटी रहेगा तो इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। भारत जो है जीएसटी लागू करने वाला है 161वां देश है। इस चीज़ को भी हम लोग क्या करेंगे, कभी नहीं भूलेंगे, और जो भूलेंगे वो झूलेंगे। अब नेक्स्ट देखेंगे भारत सरकार के प्रमुख रिपोर्ट के बारे में, कौन सा रिपोर्ट क्या कहता है। तो चलिए देख लेते हैं इसको भी, इसमें क्या समस्या है भाई। जब इतना कुछ देख ही लिए, नीति आयोग द्वारा जो है जारी रिपोर्ट 2020-21 के अनुसार सतत विकास लक्ष्य भारत का जो है सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक 2021-20 में जारी किया गया। किसके द्वारा, नीति आयोग द्वारा जून 2021 में सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक 2020-21 में जारी किया गया है। सतत विकास जारी किया गया किसके द्वारा, तो इस चीज़ को भी याद रखेंगे, ये नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया है। प्रथम स्थान केरल राज्य का है, द्वितीय स्थान पर हिमाचल प्रदेश एवं तमिलनाडु जो है सम्मिलित रूप से हैं। नेक्स्ट देख लेंगे अंतिम स्थान पर, ये कारनामा अंतिम स्थान पर रहने का जो अद्वितीय कारनामा है वो बिहार ने किया है। निचले से दूसरा स्थान पर, मतलब दूसरा स्थान नीचे से लाने वाला, ये जो है अचंभित करने वाला कार्य, ये जो है बहुत ही अच्छा कार्य करने वाला, ये झारखंड राज्य है। नेक्स्ट है केंद्र शासित प्रदेशों में प्रथम चंडीगढ़ है। देखिए कुछ बातें जो है कटाक्ष के रूप में भी बोली जाती है, तो आप लोग ये ना कहें कि मतलब जैसे झारखंड के बारे में मैं बोल दिया तो आप लोग इसको बुरा न माने। आप छात्र हैं और जानते भी होंगे इस चीज़ को, क्योंकि मैं भी छात्रों का दर्द समझता हूँ। मुझसे भी बहुत सारे जो अभ्यर्थी हैं वो लोग बात करते हैं तो मुझे भी पता चलता है। भारत नवाचार इनोवेशन सूचकांक 2020 जो है, भारत नवाचार इनोवेशन सूचकांक 2020 में राज्यों में प्रथम स्थान जो है कर्नाटक का है, दूसरा स्थान पर महाराष्ट्र और तीसरा पर तमिलनाडु है। याद रखेंगे, इस चीज़ को भूलेंगे नहीं। नेक्स्ट देखेंगे निर्यात तत्परता सूचकांक 2020 को जारी किया गया है। इसमें जो है प्रथम स्थान पर गुजरात है। किसमें, निर्यात तत्परता सूचकांक 2020 में प्रथम स्थान पर गुजरात है, द्वितीय स्थान पर महाराष्ट्र है। इस चीज़ को भी याद रखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण पुरस्कार 2020 में शीर्ष रैंक प्राप्त राज्य जो है तमिलनाडु है, शीर्ष रैंक प्राप्त जिला
पेडापल्ली तेलंगाना राज्य का एक जिला है पेडापल्ली, वो शीर्ष रैंक प्राप्त किया है, शीर्ष रैंक प्राप्त जिला है किसमें, स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण पुरस्कार 2020 में। और शीर्ष रैंक प्राप्त राज्य जो है तमिलनाडु, कितना अच्छा है। चलिए नेक्स्ट देख लेंगे, बाघ गणना रिपोर्ट 2019 में जो है बाघ गणना रिपोर्ट आया था, उसके बारे में देख लेंगे। भारत में बाघों की कुल संख्या जो है 2967 है, ठीक है, याद रखेंगे। भारत में बाघों की कुल संख्या 2967 है। 2014 से 18 के बीच जो है बाघों की आबादी में लगभग 33% की वृद्धि हुई है, इस चीज़ को भी याद रखेंगे। राज्य क्षेत्र यहाँ दिया हुआ है और यहाँ बाघों की संख्या दी हुई है, जो महत्वपूर्ण है उसको याद रख लेंगे हम लोग। तो इस क्रम में मध्य प्रदेश में जो है 526 बाघों की संख्या है। भारत में सबसे ज़्यादा बाघ जो है मध्य प्रदेश में ही है, इसलिए मध्य प्रदेश को बाघों का प्रदेश भी कहा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे कर्नाटक। कर्नाटक में वर्तमान में बाघों की संख्या जो है 524 है, ऊपर से दूसरे स्थान, मतलब प्रथम में बाघों की संख्या में मध्य प्रदेश 526 और 524, कर्नाटक दूसरे स्थान पर। उत्तराखंड का स्थान तीसरा है 442, ठीक है। बिहार को भी याद रख लेंगे, बीपीएससी की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। बिहार में अभी बाघों की संख्या 31 है, ये जो है आपके परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। चलिए नेक्स्ट देख लेंगे। नेक्स्ट चीज़ें कह रहा है कि अनीमिया मुक्त भारत सूचकांक, क्या है, अनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2020-21 में ये जो अनीमिया मुक्त भारत सूचकांक ये जारी कौन करता है, तो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय एवं यूनिसेफ के द्वारा ये जारी किया जाता है। प्रथम स्थान कौन है, मध्य प्रदेश जो है प्रथम स्थान पर है और बिहार का स्थान 22वां है, याद रखेंगे, बिहार का स्थान 22वां है। नेक्स्ट है ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स, क्या है, ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में जारी कौन करता है, ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स को आवास एवं शहरी मंत्रालय मार्च 2021 में जारी किया गया है। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स में प्रथम स्थान पर जो है बड़े शहरों और छोटे शहरों में प्रथम स्थान पर जो है ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स में प्रथम पर है बेंगलुरु बड़े शहरों में, और छोटे शहरों में शिमला है, इस चीज़ को याद रखेंगे। द्वितीय स्थान पर जो है बड़े शहरों में पुणे है और छोटे शहरों में जो है भुवनेश्वर है द्वितीय स्थान पर, इस चीज़ को याद रखेंगे। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स जारी कौन करता है, आवास एवं शहरी मंत्रालय। प्रथम स्थान पर कौन है, बड़े शहरों में बेंगलुरु है और छोटे शहरों में शिमला है, और द्वितीय स्थान पर बड़े शहरों में पुणे है और छोटे में भुवनेश्वर है, इस चीज़ को याद रखेंगे। कह रहा है कि राष्ट्रीय राजधानी जो दिल्ली है वो ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स में 13वां स्थान पर है। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स में राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली जो है वो 13वें नंबर पर है। पटना का स्थान 33वां है, इस चीज़ को याद रखेंगे, बीपीएससी की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। कह रहा है कि सबसे खराब प्रदर्शन बड़े और छोटे शहरों में सबसे खराब स्थिति जो है श्रीनगर का है और छोटे शहरों में मुजफ्फरपुर। ओहो, ये भी कारनामा बिहार का ही एक डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरपुर ने कर दिखाया है, बहुत अच्छा। नेक्स्ट देख लेंगे नगर पालिका प्रदर्शन सूचकांक 2020 में जारी कौन करता है, आवास एवं शहरी मंत्रालय जारी करता है। प्रथम स्थान जो 10 लाख से अधिक आबादी वाला है उसमें इंदौर है और कम आबादी वाले में नई दिल्ली है। और पटना नगर पालिका का स्थान जो है वो 16वां है, इस चीज़ को याद रखेंगे। नेक्स्ट देख लेंगे, इसमें महत्वपूर्ण नहीं है, जो महत्वपूर्ण होगा वो ही आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। स्वच्छ भारत पुरस्कार 2020 को यहाँ हम लोग क्या करेंगे देख लेंगे। स्वच्छ भारत पुरस्कार 2020 में स्वच्छ सुंदर सामुदायिक शौचालय जो है अभियान सर्वश्रेष्ठ राज्य कौन है, गुजरात। जो स्वच्छ सुंदर सामुदायिक शौचालय अभियान में सबसे सर्वश्रेष्ठ राज्य गुजरात है। अब नेक्स्ट देख लेंगे हम लोग। नेक्स्ट इसके आगे देखेंगे, आगे जो है क्या दिया हुआ है, आर्थिक समीक्षा 2020-21 दिया हुआ है। आर्थिक समीक्षा जो 2020-21 दिया हुआ है, इस चीज़ को हम लोग अब क्या करेंगे देखेंगे। आर्थिक समीक्षा 2020-21 इस क्रम में पहला देखेंगे 2020-21 में जो आर्थिक समीक्षा आया इसमें मुख्य फोकस बिंदु क्या है। देखिए यहाँ स्टार लगा हुआ, इसका मतलब यह जो है आपके परीक्षा का प्रश्न रहने वाला है। मुख्य फोकस बिंदु कोविड-19 महामारी से नुकसान और प्रभाव, ये जो है मुख्य बिंदु रहा गया है आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 का।
नेक्स्ट है केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन द्वारा 29 जनवरी 2021 ईस्वी को नई आर्थिक समीक्षा 2020-21 लाया गया था। मुख्य आर्थिक सलाहकार जो हैं अभी कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम जी हैं, याद रखेंगे। विषय क्या था? विषय था जीवन और आजीविका की सुरक्षा एवं भी आधार सुधार, 5 आधार सुधार। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं आर्थिक समीक्षा के मुख्य बिंदु। आर्थिक समीक्षा में जो मुख्य बिंदुएं हैं उसको देख लेंगे। इस बार जीवन और आजीविका की सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित किया गया है। नेक्स्ट देख लेंगे इस बार जो है 17 वर्षों में पहली बार चालू खाता सरप्लस जीडीपी के 2% के बराबर होने का अनुमान है। कितने वर्षों में? 17 वर्षों में ये पहली बार चालू खाता सरप्लस मतलब जीडीपी के 2% के बराबर होने का अनुमान है। नेक्स्ट है भारत का सर्वाधिक आयात, मतलब भारत जो है कहाँ से सबसे ज़्यादा आयात करते हैं? तो पहले स्थान पर है चाइना, मतलब चाइना से सबसे ज़्यादा आयात की जाती है। दूसरे स्थान पर है अमेरिका, मतलब दुनिया में हम लोग क्या करते हैं, हम जो आयात करते हैं सबसे ज़्यादा बगल में जो चाइना है, कोरोना के जन्मदाता फादर ऑफ कोरोना, वहाँ से, और दूसरे स्थान पर अमेरिका से, तीसरे स्थान पर यूएई और चौथे स्थान पर हांगकांग से हम लोग क्या करते हैं, आयात करते हैं। और भारत का सर्वाधिक निर्यात, मतलब हम लोग यहाँ से भारत से जो सबसे ज़्यादा कहाँ निर्यात करते हैं, तो सबसे अधिक निर्यात करते हैं अमेरिका को, दूसरे स्थान पर चाइना को निर्यात करते हैं, फिर यूएई और हांगकांग को। देखिए ये दोनों लगभग सेम है, सिर्फ आपको क्या करना है, थोड़ा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देना है। जब आयात की बात होगी तो चाइना पहले आ जाएगा, निर्यात की बात होगी तो अमेरिका पहले आ जाएगा। नेक्स्ट देख लेंगे, कह रहा है कि भारत 6 दिन में सबसे तेजी से 10 लाख टीका लगाने वाला देश बन गया है। 6 दिन में 10 लाख टीका लगाने वाला सबसे तेजी से कौन सा देश बना है? तो अपना सबसे महान देश भारत बना है। इस चीज़ को आप याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं। नेक्स्ट देख लेंगे। नेक्स्ट देखिए, जो इसमें जो महत्वपूर्ण है वहाँ टिक लगा होगा और वही मैं आपको प्रोवाइड करवाऊँ। कह रहा है कि जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना के तहत 8 राष्ट्रीय मिशनों की स्थापना की गई है। इस चीज़ को भी आप याद रखेंगे, कभी भी भूलेंगे नहीं। आर्थिक समीक्षा के महत्वपूर्ण आंकड़े, कुछ आंकड़े दिए हुए गए हैं आर्थिक समीक्षा के, उसको देख लेंगे। वित्त वर्ष 2020-21 के लिए कह रहा है कि भारत की जीडीपी वृद्धि दर जो है वो जो है, एक सेकेंड, भारत की ये जो जीडीपी दर दिया हुआ है -7.7%, मतलब ये जो है 2020-21 में कोरोना के चलते जीडीपी नीचे गिर गया। अमूमन नीचे मतलब माइनस में जाना तो बहुत ही दुखद है, लेकिन कोरोना के चलते ये हो गया। कृषि में वृद्धि दर जो है वो 3.4% है। सेवा क्षेत्र में वृद्धि दर 8.8% और राजकोषीय घाटा जो है 3.5%। नेक्स्ट है भारत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर जो है, ये जो है 21-22 के लिए जो है, जो 21-22 है उसके लिए भारत में जीडीपी वृद्धि दर जो है 11%। भारत की सांकेतिक जीडीपी वृद्धि दर 15.4%। नेक्स्ट चलिए देख लेंगे। नेक्स्ट जो है आगे दिया हुआ है केंद्रीय आम बजट के बारे में दिया हुआ है। इस चीज़ को भी हम लोग क्या करेंगे, देख लेंगे। केंद्रीय आम बजट यहाँ से देखना स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट है, कह रहा है कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन इस वर्ष लगातार तीसरी बार केंद्रीय बजट 2021 पेश किया। इस वर्ष का बजट पूरी तरह पेपरलेस रूप में प्रस्तुत किया गया है। ये भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है, कि किस तरह, मतलब पेपरलेस था या नहीं था, ये चीज़ें पूछा जा सकता है। इस चीज़ को भी याद रखें। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन इस वर्ष लगातार तीसरी बार केंद्रीय बजट 2021 पेश किया और इस वर्ष का जो बजट है पूरी तरह से पेपरलेस प्रस्तुत किया गया। इस बजट में पूंजीगत व्यय को 2020-21 के लिए इतना लाख करोड़, 4.3 लाख करोड़ से बढ़ाकर 5.54 लाख करोड़ करने का प्रस्ताव है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट जो है, जो इम्पोर्टेंट होगा वही चीज़ें आप लोगों को बताया जाएगा। यहाँ इम्पोर्टेंट नहीं है, टिक नहीं है, स्टार नहीं है, हाईलाइट नहीं है, लाइनिंग नहीं है, इसका मतलब महत्वपूर्ण नहीं है, आपके काम की चीज़ें नहीं है। नेक्स्ट देख लेंगे। बजट 2020-21 में मिशन पोषण
20 लॉन्च किया जाएगा। इसके अलावा 1.42 लाख करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ स्वच्छ भारत मिशन 20 का शुभारंभ किया जाएगा। इस चीज़ को ये डाटा भी याद रख सकते हैं कि बजट 2020-21 में मिशन पोषण 20 लॉन्च किया जाएगा। इसके अलावा और क्या होगा, तो 1.42 लाख करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ शहरी स्वच्छ भारत मिशन 20 का शुभारंभ किया जाएगा। इस चीज़ को भी आप याद रखेंगे डाटा के साथ। नेक्स्ट है कोविड-19 टीकों के लिए 35,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। कितना, 35,000 करोड़ रुपए कोविड-19 टीका के लिए। इस चीज़ को भी याद रखेंगे। और फिर भी सरकार 35,000 रुपया करोड़ खर्च करती है और फिर भी कुछ लोग जो हैं टीका नहीं लेते हैं। आप लोग पढ़े लिखे, आप लोग निश्चित रूप से टीका लीजिए। टीका जो है अपनी सुरक्षा तो है ही, और अगर आप टीका लेते हैं इसका मतलब दूसरे की भी सुरक्षा करते हैं। मैंने भी लिया है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, भारतमाला परियोजना। देखिए बीपीएससी में क्वेश्चन आ चुका है। आप नेक्स्ट में आपको निश्चित रूप से कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। ये पिछले बार बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा जाएगा। भारतमाला परियोजना के तहत 13,000 किलोमीटर से अधिक सड़कें तैयार की गई है। नेक्स्ट देखेंगे, 1 दिसंबर 2023 तक ब्रॉड रेल मार्गों का पूरा 100% विद्युतीकरण कर लिया जाएगा। इस चीज़ को याद रख सकते हैं कि जो ब्रॉड रेल मार्ग होगा उसको कब तक पूर्ण रूप से विद्युतीकृत किया जाएगा। तो ये दिसंबर 2023 तक का जो है लक्ष्य रखा गया है, सरकार का लक्ष्य है। 1 लाख से अधिक आबादी वाले 42 शहरी केंद्रों में वायु प्रदूषण की बढ़ती समस्या से निपटने के लिए 2217 करोड़ रुपए प्रस्तावित किए गए हैं। यहाँ बहुत करोड़ करोड़ निकल रहा है। 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में कितने शहरों की संख्या, 22 शहरी केंद्रों में वायु प्रदूषण की बढ़ती समस्या को निपटने के लिए 2217 करोड़ रुपए प्रस्तावित किए गए हैं। कह रहा है कि अनुपूरक पोषण कार्यक्रम और पोषण अभियान का विलय जो है, ये एक था अनुपूरक पोषण कार्यक्रम था और एक था पोषण अभियान। दोनों का विलय मिशन पोषण 20, दोनों का विलय करके मिशन पोषण 20 का शुभारंभ किया गया है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। कह रहा है कि बजट 2021 में भारतीय रेलवे के लिए 1.1 लाख करोड़ रुपए की घोषणा की गई है। कितना, तो 1.1 लाख करोड़ रुपए की घोषणा की गई है। नेक्स्ट देखेंगे भारतीय, चलिए इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है, अब हम लोग देखेंगे इससे आगे। इस आगे के क्रम में यहाँ से देखना शुरू करेंगे। सौर ऊर्जा निगम को 1,000 करोड़ रुपये और अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी को 1,500 करोड़ रुपये प्रस्तावित किए गए हैं। जम्मू कश्मीर के लिए एक नई गैस पाइपलाइन परियोजना की घोषणा की गई है। कहाँ के लिए, जम्मू कश्मीर के लिए। इस चीज़ को भी याद रखेंगे। नेक्स्ट कह रहा है कि सरकार ने उज्ज्वला योजना के लाभों को अतिरिक्त 1 करोड़ लोगों तक पहुँचाने के लिए वर्तमान में 12 करोड़ परिवारों को लाभान्वित करती है। जो ये उज्ज्वला योजना जो अभी 12 करोड़ लोगों को लाभान्वित करती है, को स्वच्छ पेयजल ईंधन प्रदान करने के लिए आगे बढ़ाया जाएगा। फिर से देख लेंगे, सरकार ने उज्ज्वला योजना के लाभों को अतिरिक्त 1 करोड़ लोगों तक पहुंचाने की घोषणा की है। यह योजना वर्तमान में 12 करोड़ परिवारों को लाभान्वित करती है, को स्वच्छ पेयजल ईंधन प्रदान करने के लिए आगे बढ़ाया जाएगा। नेक्स्ट देख लेंगे। नेक्स्ट जो है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत 15,000 से अधिक स्कूलों को गुणात्मक रूप से मजबूत किया जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट कह रहा है कि बंगाल असम के चाय श्रमिकों के लिए 1,000 करोड़ रुपये की घोषणा की गई है। नेक्स्ट देखेंगे। कह रहा है कि आगामी जनगणना भारत की पहली डिजिटल जनगणना होगी। जनगणना जो है 10 वर्षों पर होता है। 2011 ईस्वी में हुआ है, हम लोग वही जनगणना पढ़ रहे हैं। लेकिन अब जो है 2021 ईस्वी में जो जनगणना आएगा, कुछ लेट हो सकता है लेकिन डिजिटल जनगणना होगी। आगामी जनगणना भारत की ये जो होगी वो पहली डिजिटल जनगणना होगी। इस चीज़ को याद रखेंगे। नेक्स्ट है,
इस महत्वपूर्ण कार्य के लिए वर्ष 2021-22 में लगभग 3,768 करोड़ रुपये, मतलब 3,768 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। किस चीज़ के लिए? तो पहली डिजिटल जनगणना जो 2021-22 में होगी उसके लिए, इस चीज़ को भी याद रखेंगे। नेक्स्ट है 5 प्रमुख मत्स्य पालन केंद्रों के विकास की घोषणा की गई है। केंद्रीय विश्वविद्यालय लेह लद्दाख में स्थापित किया जाएगा। 22 और खराब होने वाली वस्तुओं को कवर करने के लिए ऑपरेशन ग्रीन योजना लॉन्च किया गया। याद रखिएगा इसको, क्या है ऑपरेशन ग्रीन योजना, आपसे पूछा जा सकता है। क्या चीज़ें हैं? 22 और यहाँ है 22 और खराब होने वाली वस्तुओं को कवर करने के लिए ये जो है ऑपरेशन ग्रीन योजना चालू किया गया। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट जो है नेक्स्ट यहाँ देख लेंगे। कह रहा है कि 5 वर्षों में सरकार ने 4,000 करोड़ रुपये से अधिक के परिव्यय के साथ महासागर मिशन का प्रस्ताव किया है। प्रोविडेंट फंड में कर्मचारी योगदान के लिए देर से जमा किए गए नियोक्ताओं को कोई कटौती नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है कि गैर सरकारी संगठनों, निजी स्कूलों और राज्यों की साझेदारी में 100 नए सैनिक स्कूल स्थापित किए जाएंगे। इस चीज़ को भी याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट देख लेंगे अब हम लोग। ये जो वीडियो है ये लगभग आधा घंटा से ज़्यादा का हो गया। मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो आधा घंटा 30 मिनट का ही कोशिश करता हूँ, लगभग 2-4 मिनट ज़्यादा हो जाए या 2-4 मिनट कम हो जाए, उससे बड़ा वीडियो नहीं बनाना चाहता। ये जो है आपका 9वां पार्ट था। इसके जस्ट बाद आप लोगों को 10वां पार्ट देखने को तुरंत मिलेगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों को ये सीरीज अच्छा लग रहा है तो आप वीडियो को निश्चित रूप से लाइक करें, एक प्यारा सा आप कमेंट कर सकते हैं और अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं। आपका लाइक कमेंट ही मुझे अप्रिशिएट करता है, मुझे एनर्जी मिलती है। जब आप लोगों का पॉजिटिव लाइक और कमेंट्स देखता हूं तो अच्छा लगता है और आप लोगों के लिए मेहनत करते रहने के लिए मुझे वो मजबूर करता है। तो मैं आपके लिए मेहनत करता रहूं। अगर ये सीरीज आपको अच्छा लगता है तो निश्चित रूप से प्लीज़ विनती है आप लोगों से, आप अपने दोस्तों में शेयर करिए। इस वीडियो में इतना ही रखेंगे दोस्तों, आगे देखेंगे केंद्र सरकार की योजनाएं, वो 10वां पार्ट जल्द ही आप लोगों को मिल जाएगा, कल शाम तक मिल जाएगा। बस वेट करिए कल शाम तक। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ।